अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल है। उसके कई सोशल मीडिया पर वीडियोस निकल के आए हैं। कुछ वीडियोस में दिख रहा है कि अर्नब गोस्वामी को यहां पर धक्के मारकर खींच कर ले जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और कुछ वीडियोस में यह भी दिख रहा है कि अर्नब गोस्वामी आराम से सोफे पर बैठे हैं। पुलिस उन्हें रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज हमारे साथ चलिए, और वो वहां पर बहाने दिए जा रहे हैं कि अब मैं इसलिए नहीं चल सकता। खुद ही देख लीजिए। Physically assaulted me. Force now. We have to use force now. If you do like this, please don't do that. Please cooperate with लीगल एक्शन है। Then we will use आपको force. पूरे लीगल राइट्स है, आप जो करना है आप एडवोकेट को बोल दीजिए, आपको पूरे लीगल राइट्स है। लेकिन अभी आप रिपब्लिक टीवी के जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को जब सुबह सुबह उनके घर से अरेस्ट किया गया तो एक खबर सुनकर सोशल मीडिया दो भागों में डिवाइड हो चुका था। यह अरेस्ट उस दिन किया गया जिस दिन यूएस में इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे, इसलिए सोशल मीडिया पर ज़्यादातर खबरें यूएस रिजल्ट से जुड़ी हुई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो तैरते हुए नजर आए अरेस्ट के समय के, उन पर ध्यान देना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। इस अरेस्ट के समय की वीडियो में दिखाई देता है कि कैसे अर्नब गोस्वामी पुलिस से थोड़ा सा समय मांग रहे थे कि उन्हें उनके वकील वगैरह से बात करने दी जाए, मगर पुलिस उन्हें घसीटते हुए उनके घर से ले गई। इस अरेस्ट के बाद में अर्नब गोस्वामी के कुछ और छोटे छोटे वीडियोस निकल कर आए। एक क्लिप में वो कहते हैं कि उनके बेटे को मारा गया है। मेरे बेटे को मारा। दूसरे क्लिप में वो अपने हाथ में लगी हुई चोट दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए मुझे जूते पहनने तक की परमिशन नहीं मिली। They surrounded me. They held me by the scruff of my neck. They pushed me. I have come here, as you can see, without shoes here today. Yes, you are without shoes. I'm without shoes because It's against a Supreme Court order. they did not let me take off my shoes. I've been assaulted. I want the people of the country to know. Don't push me. Don't push me. I want the people. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, क्योंकि इनमें से एक इंसान तक की चू तक नहीं निकली थी जब 5 अक्टूबर 2020 को मलयालम के एक जर्नलिस्ट को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया यूएपीए लगाकर, सिर्फ इस रीजन से क्योंकि वो कवर करने जा रहे थे हाथरस केस को। या फिर 8 अक्टूबर को जब मणिपुर के जर्नलिस्ट वांगखेम को अरेस्ट किया गया सेडिशन लगाकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट पर रिस्पॉन्ड किया था जो कि एक बीजेपी पॉलिटिशियन की वाइफ के द्वारा लिखी गई थी। या फिर 18 अगस्त 2020 को जब फ्रीलांस जर्नलिस्ट प्रशांत को अरेस्ट किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। या फिर 16 जुलाई 2020 को जब आसाम के जर्नलिस्ट राजीव शर्मा को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे थे कैटल स्मगलिंग में, तब इन्हें नहीं लगा कि जर्नलिस्ट पे अटैक हो रहा है। या फिर 11 मई 2020 को जब गुजरात में एक जर्नलिस्ट धावल पटेल को अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा सेडिशन केस लगाकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुछ नहीं हो रहा था। या फिर 7 मई 2020 को जब हरियाणा में जर्नलिस्ट नरेश खोसला को अरेस्ट किया गया जब वो पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे थे स्टोन पेल्टिंग के बारे में। या फिर 3 सितंबर 2019 को जब उत्तर प्रदेश में एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया जब उन्होंने मिड डे मील स्कैम को एक्सपोज किया कि स्कूल में बच्चों को रोटी नमक के साथ खिलाई जा रही है, ये उनका क्राइम था, इस पर एक रिपोर्ट बनाना, सेडिशन केस डालकर जेल में। या फिर 23 सितंबर 2020 को जब जर्नलिस्ट आकर पटेल को गुजरात में अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के बारे में ट्वीट किया। बिल्कुल चुप थे ये सारे लोग, बिल्कुल मुंह नहीं खुला इनका। एक्चुअली मुंह खुलना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, रियलिटी में मोदी सरकार जर्नलिस्ट विनोद दुआ के ऊपर लगाए गए सेडिशन चार्जेस को कोर्ट में आर्ग्यू करने लग रही है कि हमने जो सेडिशन चार्जेस लगाए हैं वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, विनोद दुआ जी को जेल के अंदर बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस मोदी सरकार को क्रिटिसाइज कर दिया, इसलिए उन्हें जेल जाना चाहिए। ये आर्ग्यू करने लग रहे हैं कोर्ट में किया है। मैं कुछ नाम आपको बताता हूं जो शायद इस लिस्ट में नहीं रखे जाने चाहिए थे मेरी समझ से। पहला नाम है प्रशांत कनौजिया का। प्रशांत कनौजिया के ऊपर चार्ज है जो कि द प्रिंट में भी पब्लिश हुआ है। कहा गया कि उस समय अगस्त के महीने में जब देश में रिलीजियस भावनाएं काफ़ी ज़्यादा उफान पर थी, राम मंदिर बनने की बात चल रही थी, तब उन्होंने एक ऐसा ट्वीट लिखा जो कि रिलीजियसली चार्ज था और बताते हैं कि फेक इमेज थी, उसे इन्होंने पब्लिश करा और इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। धवल पटेल दूसरा नाम इसी लिस्ट में आता है जो कई सारे लोगों ने साइट करा, ये गुजरात के हैं। इन्होंने वो बताया था कि गुजरात के सीएम अब चेंज होने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से फेक न्यूज़ निकली और फिर इन पर कार्रवाई की गई। अब आप बताइए कि इस तरह की फर्जी न्यूज़ चलाने वालों को अगर आप इस लिस्ट में रखेंगे तो फिर आप अपने केस को किस तरह से कमज़ोर करते हैं। ऐसे ही एक और केस निकल कर आता है जहां पर तेलंगाना में जर्नलिस्ट के ऊपर पीपीई किट्स पर रिपोर्टिंग करने की वजह से कार्रवाई हुई, मगर तेलंगाना में तो कहीं बीजेपी की सरकार नहीं है, मगर उसे भी इसी लिस्ट में जोड़कर दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।
इसके अलावा जब हम जर्नलिस्ट प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं तो ओडिशा टीवी और ओडिशा गवर्नमेंट के बीच में अगर आप पिछले कुछ महीनों की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा क्लैश चल रहा है। मगर वो ओडिशा टीवी का नाम नहीं लेते। क्यों? ओडिशा टीवी कहता है कि उसके साथ वहां की स्टेट गवर्नमेंट लगातार प्रोसिक्यूशन कर रही है और इस बात को ये सारे लोग जब अपनी लिस्ट बनाते हैं तो उसमें शामिल नहीं करते। तो यहां पर आपको अलग अलग नेचर की हिपोक्रेसी दिखेगी उन लोगों की तरफ से भी जो कि बीजेपी सपोर्टर्स हैं और उन प्रोफेसर से भी बात करी जिनकी एक लेबोरेटरी है जो गंगा के पानी को टेस्ट करते हैं और बहुत ही चौंका देने वाला डेटा दिखा था वहां पर। लाइटिंग कर रहे हैं या फिर घाट को साफ रख रहे हैं, ठीक है, दैट इज ब्यूटी, दैट इज एडिंग टू द ब्यूटी। लेकिन मामला है रिवर हेल्थ का। रिवर हेल्थ इज डिटोरिएटिंग डे बाय डे। ये प्रोफेसर साहब ध्रुव राठी को बताते हैं कि गंगा में कितना सीवेज वाटर जा रहा है और गंगा में कितनी पोल्यूशन है अभी भी इसकी वजह से। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये तीनों कंपोनेंट मिसिंग हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी। ध्रुव राठी ने इनका इंट्रोडक्शन एज अ IIT प्रोफेसर करवाया, विच इज ट्रू बट हाफ इंफॉर्मेशन। मिस्टर विशंभरनाथ मिश्रा जो कि इनका नाम है, जो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में कहीं नहीं बताया गया और ये भी नहीं बताया गया कि ये संकट मोचन टेम्पल के हेड प्रीस्ट हैं। ध्रुव राठी ने बताया कि संकट मोचन ट्रस्ट चलाते हैं और इनकी अपनी एक लेबोरेटरी है, विच इज अगेन ट्रू बट हाफ इंफॉर्मेशन। पिछले 5 सालों में मिस्टर विशंभरनाथ मिश्रा ने अलग अलग न्यूज पोर्टल्स को कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं और उसमें लगातार मोदी गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म की गई है। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना इसलिए जरूरी था ताकि व्यूअर्स को ये लगे कि ये जो इंफॉर्मेशन विशंभरनाथ मिश्रा दे रहे हैं वो एक तरह से क्रिटिक इंफॉर्मेशन है। जरूरी नहीं है कि ये बैलेंस्ड ओपिनियन हो। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर वीडियो में मिसिंग थी, इसलिए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। लैक ऑफ बैलेंस्ड ओपिनियन इसलिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ विशंभरनाथ मिश्रा से बात करी और वहां पर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट या किसी ऐसे इंसान से बात नहीं करी जो कि शायद फ्लिप साइड ऑफ कॉइन भी बता सकता था। तीसरा मैं कहूंगा लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। वो इसलिए क्योंकि नवंबर 2018 में 2 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खोले गए हैं। यहाँ पर तीसरे के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। नवंबर 2019 एक टारगेट सेट किया गया है टू मेक द वाराणसी कंप्लीटली फ्री ऑफ सीवेज वाटर जो वहाँ पे गंगा में गिरता है। और ध्रुव राठी हमें एक और नए शख्स से मिलवाते हैं और उनका इंट्रोडक्शन देखिए जरा कैसे किया जाता है। इस जगह पे दोस्तों अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक लंबी सी रोड बनवाई जाएगी जिसकी वजह से आप चारों तरफ तहस नहस होता हुआ देख सकते हैं। ये कहते हैं कि विकास के लिए करवाया जा रहा है, तो आइए लोगों से पूछते हैं कि कितना विकास हो रहा है यहाँ पे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम भानु मिश्रा है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है विकास होता हुआ? देखिए, विकास शब्द तो बहुत अच्छा है लेकिन विकास की परिभाषा यहाँ बदल गई। ये तो अच्छा रहा कि इन्होंने इनका नाम बता दिया जो कि भानु मिश्रा है, मगर फिर से ध्रुव राठी इनसे पूरा डिस्कशन करते हैं। भानु मिश्रा तमाम सारी क्रिटिसिज्म करते हैं गवर्नमेंट की, मगर भानु मिश्रा का बैकग्राउंड फिर से नहीं हमें बताया जाता, जो कि यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी फिर से दिखाई देती है। दरअसल भानु मिश्रा यहाँ पे पूजा का सामान वाली दुकान चलाते हैं और इनके भी कई सारे मीडिया पोर्टल्स में तमाम सारे इंटरव्यू छप चुके हैं कि कैसे ये उन चंद लोगों में से हैं जो अपनी दुकान नहीं दे रहे हैं इस पूरे के पूरे कॉरिडोर के लिए और ये गवर्नमेंट से केस लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ भानु मिश्रा का ओपिनियन लेने से वहाँ के पूरी लोकेलिटी का ओपिनियन नहीं मिलता है, ये पूरा व्यू नहीं मिलता है कि बाकी लोग इस कॉरिडोर के बारे में क्या